नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष में। आज हम लोग कवर करने वाले हैं मिथुन लग्न में अगर पंचम भाव में सूर्य आ जाते हैं, पांचवें भाव में सूर्य आ जाते हैं तो उसका क्या फल होगा। और इससे पहले हम लोगों ने सूर्य के अलग अलग चार भावों में इनके प्रभाव को जाना है। और हम लोग मेष लग्न और वृषभ लग्न में भी सूर्य के अलग अलग सभी 12 भाव में चर्चा कर चुके हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी तो वो वीडियो देखें आप, ताकि इनका नेचर, सूर्य का नेचर आपको क्लियर हो एस्ट्रोलॉजी में और आपको कोई भी प्रेडिक्शन करने में मदद मिले। मेरा नाम है इंजीनियर सनत कुमार वाजपेयी, 15 सालों का साइंस एंड एस्ट्रो में एक्सपीरियंस है। तो तो मिथुन लग्न में अगर सूर्य आ जाते हैं 1 2 3 4 5 पांचवें भाव में, तो पांचवें भाव को पहले समझना है किस चीज का कारक है। पांचवा भाव आपकी जो विद्या कह लीजिए आप उसको, जो आपने पढ़ाई की है उसका कारक है। जो भी सर्टिफाइड कोर्स हैं आपके, वो आप पांचवें भाव से देखते हैं। और पांचवा भाव आपके पुत्रों का कारक है, सडन गेन का कारक है, और कोई आपने लॉटरी वगैरह जीती हैं, इस प्रकार की चीज़ें। और आपके जो रोमांस हैं, याद रखिए मैं रोमांस की बात कर रहा हूँ, मैं कोई आपके विवाहित जीवन की बात नहीं कर रहा या आपके पत्नी की बात नहीं कर रहा, जो सातवें भाव से देखते हैं। तो अगर किसी के जीवन में रोमांस वगैरह हुआ है तो वो भी हम पांचवें भाव से देखते हैं। अब इसमें हम समझते हैं, सातवीं राशि होती है तुला राशि, और तुला राशि के स्वामी हैं शुक्र। अब शुक्र की पहले सूर्य से थोड़ी अनबन है, और दूसरा ये अपने आप को सबसे ज़्यादा जो खराब मानते हैं सूर्य, वो यही मानते हैं। ठीक है, तो इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है कि इस चीज़ को लेकर ये थोड़े से दबे हुए रहेंगे, इन चीज़ों को लेकर ये थोड़ा सा। अब देखिए, नीच का मतलब जब कभी भी आप जिसको डेबिलिटेटेड बोल देते हैं, इसका मतलब ये नहीं होता कि भाई उन चीज़ों से संबंधित जितनी चीज़ें उसके लिए आपको हानि उठानी पड़ी, ऐसा नहीं है। नीच का मतलब ये होता है कि भाई आपको वो चीज़ें बहुत प्रयास करने के बाद मिलती है। एक तो भाई उच्च है तो फ्रूट बना बनाए आपके जीवन में मिल गया है। अब इसीलिए कई बार कुंडलियों में कई नीच ग्रह अच्छा भी माना जाता है कि भाई वो सॉफ्ट नेचर्ड है। मतलब इसको ऐसा मानिए, अगर हम उच्च का मान लेते हैं, नीच का मान लेते हैं, तो भाई उच्च का यानी एक स्वाभिमानी या अहंकारी पुरुष, और नीच का माने नेत्र नीचे करके चलने वाली एक महिला जो प्रायः डरी रहती है कि भाई मुझसे कुछ गलती ना हो जाए। तो अब देखो कि दोनों अपने प्रोफाइल में सही जा रहे हैं। मतलब अगर हम इस चीज़ को कहीं जैसे आपके उस जगह शिफ्ट कर देते हैं जहां पर आपका कुछ सॉफ्ट नेचर देखा जाता है, तो वो चीज़ें कई हद तक आपके चीज़ों में फ़ायदा भी दे सकती हैं। याद रखिएगा, हर बार नीच का मतलब गलत नहीं होता। जैसे आप कोई धार्मिक प्रवृत्ति की बात करते हैं, तो धार्मिक प्रवृत्ति में एग्रेशन काम नहीं करता है। अगर आपको अहंकार है तो आप धर्म को नहीं जान पाएंगे, क्योंकि भक्ति में क्या है, भक्ति में हमेशा नीची नजरें करके चला जाता है। तो कई दफ़ा जैसे 8वें भाव में नीच का हो जाना ग्रह बहुत अच्छा माना जाता है। क्लियर हो गया? क्योंकि ये आपके मृत्यु के रिसर्च को, उस प्रकार की चीज़ों को, 12वें भाव मोक्ष का है। कई ऐसे बड़े, जैसे इस्कॉन के संस्थापक रहे, जो उनके जो धर्म भाव का चार्ट था उसमें 4 ग्रह नीच के आ रहे थे। तो इस प्रकार से हम चीज़ें समझ सकते हैं कि धर्म से संबंधित जो भी कार्य होंगे, अंततोगत्वा आपको पता है सबसे ऊपर वो सुप्रीम कमांडर है, वो ईश्वर है। आप जो मर्जी कहें, ये वो बड़ा वो बड़ा, लेकिन अगर हम उसकी बात करते हैं तो उसके सामने तो नज़र झुकानी ही पड़ेंगे। तो कई बार कुंडली में बहुत ज़्यादा उच्च के ग्रह बैठ जाना भी हमारे लिए कई बार परेशानियां खड़ी कर देता है। हम समाज से बड़े अपने आप को कटे महसूस करते हैं। हम हर चीज़ हमें मिल जाती है, लेकिन हमें वो नहीं मिलता है। क्लियर हो गया? इसीलिए हम भटकते रहते हैं। वो नहीं मिलता इन द सेंस, याद रखिए, मिलता तो इस धरती में रहते हुए सिर्फ आभास ही होता है। लेकिन जो लोग बड़े रिलैक्स्ड हैं, बड़े शांत हैं, उनको भक्ति का वो रस लग गया है, इसके लिए नीच ग्रह बहुत ज़्यादा अच्छे माने जाते हैं। तो अगर मैं कहूँ उच्च का ग्रह अच्छा माना जाए, नीच का ग्रह अच्छा माना जाए, तो अगर हम एक साधारण बात करते हैं तो ठीक है, आपको रिजल्ट से मतलब है तो उच्च के ग्रह को आप देखें। लेकिन अगर आप कहते हैं कि सर हमें एक अपने आप नज़र झुका के भी चलना आना चाहिए, तो नीच का ग्रह, और इसीलिए अगर हम कंपेयर करें तो नीच भंग इसमें सबसे अच्छा माना जाता है। मेरी बात समझ में आई आपको? नीच भंग क्यों अच्छा माना जाता है? क्योंकि वो नजरें झुकाकर चलेगा, तभी भी उसके कार्यों को पूरा होना ही है, उसके कामों को पूरा होना ही है। क्लियर हो गया? तो वो नीच भंग कर सकता है कि वो नेचर में भी एकदम पोलाइट है और कार्य में भी उसके
सारे कार्य फलीभूत हो जाते हैं। और नीच भंग कैसे होता है, जैसे मान लीजिए शुक्र इसके स्वामी हैं, तो शुक्र या तो केंद्र में आ जाएं या स्वग्रही हो जाएं। शुक्र यहाँ बैठ जाएं, यहाँ बैठ जाएं, तो या वो उच्च के होके यहाँ बैठ जाएं। तो जितने ज़्यादा इस घर के मालिक एनर्जाइज होंगे उतना ही ज़्यादा रिजल्ट बढ़िया आएगा। अब इसमें जरा जो अगर पुत्र की बात करते हैं, देखिए अगर इस घर का मालिक जो है शुक्र, अगर वो खराब स्थिति में है तो उसको संतान से संबंधित दिक्कतें हो सकती हैं। क्लियर। अब सूर्य यहाँ बैठे हैं, नीच के हैं, जरूर इसमें नीच के हैं, लेकिन अगर सारी चीजें आपके खिलाफ जा रही हैं तो फिर आपको संतान नहीं होगी। क्लियर हो गया। सारी चीजें खिलाफ माने, क्योंकि हमें रिजल्ट से मतलब है समाज में। तो देख रहे हैं उसका स्वामी शुक्र भी पीड़ित है, इसमें नजर भी पाप ग्रहों की पड़ रही है, सूर्य स्वयं भी नीच हो गया, तो फिर उस स्थिति में ना कोई बृहस्पति नजर मार रहा है, उस स्थिति में संतान नहीं होगी। दूसरा, अगर इसमें एक भी शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ जाए तो नेगेटिव प्रभाव को खत्म कर देगा। जैसे मान लीजिए यहां पर चंद्रमा आ जाए, ये चंद्रमा की दृष्टि पड़ जाए और चंद्रमा का डिग्री भी बढ़िया, इस समय हमें ज्यादा डिग्री की आवश्यकता पड़ेगी। याद रखिएगा, खट्टा मीठा ये बैलेंस बना रहता है। जैसे मीठा एक्सेस में हो जाए तो दिक्कत हो जाती है, इसी प्रकार से खट्टा एक्सेस, क्योंकि ऑलरेडी वो नीच में है, तो अगर वो और ज्यादा डिग्री घटा देते हैं तो फिर समस्या बढ़ सकती है। जैसे हमने वहां पांचवें माने तीसरे भाव में जब डिग्री को घटाया था तो कुछ हद तक का हमें फायदा मिला था भाई बहनों के साथ संबंधों में, लेकिन यहां पर अगर हम डिग्री को घटा देते हैं तो हमें और नुकसान झेलना पड़ सकता है, क्योंकि इस समय पहले ही सूर्य का जो माइंड है वो डिस्टर्ब है, और उस समय साथ साथ इसके अंदर और बचकाना चीज आ जाए तो फिर वो कार्य कर सकते हैं जो करने योग्य नहीं है। ठीक हो गया। अब लेकिन एक बात समझनी है कि यहां से ये उच्च की दृष्टि, आप सोच रहे होंगे सर सारी बुरी बात बता दी, कोई अच्छी बात भी है क्या? अच्छी बात तो मैंने आपको बता दी, अगर ये नीच भंग में आ जाते हैं तो पुत्र आपको जरूर मिलेगा। पुत्र क्यों बोल रहा हूं मैं, मतलब महिला पुत्र के ऐसा करके खिलाफ नहीं हूं, लेकिन एस्ट्रोलॉजी में एक लिंग विशेष की बात करते हुए, सूर्य का लिंग है वो एक पुरुष है, ठीक है, चंद्रमा का लिंग है वो स्त्री का है, तो इस प्रकार से क्योंकि इसका लिंग है वो एक पुरुष प्रधान है, तो पुत्र होने की जो संभावना है वो ज्यादा होती है। ये नजर डाल रहे हैं किस पर? आपके आय भाव में नजर डाल रहे हैं और उच्च की नजर डाल रहे हैं। देखिए उच्च की नजर का मतलब ये कि यहां उच्च के हो जाते तो आय में आपके बढ़ोतरी होगी, और वो और ज्यादा होगी जब ये फलीभूत होगा। मतलब जैसे ही आपको पुत्र मिल जाता है, चाहे नीच भंग से या किसी दूसरे प्लेनेट की शुभ दृष्टि से, वैसे ही आपके आय में 4 चांद लगना शुरू हो जाएंगे। क्लियर हो गया। याद रखिए। और सामान्यतः ये आपकी आय को वैसे भी बढ़ाएगा, लेकिन पुत्र होने के बाद मतलब क्या है, ये बढ़ रहा है तो ये भी बढ़ रहा है, और ये क्या है? पुत्र किसी व्यक्ति की कुंडली में। अब रोमांस की अगर बात कर लेते हो तो पहली बात तो रोमांस के कोई चांस नहीं दिखते हैं, बशर्ते इसका स्वामी उच्च का अगर है तो फिर रोमांस होगा जरूर, लेकिन वो फलीभूत, वो मतलब जिससे रोमांस हुआ उससे विवाह नहीं होगा, और उससे उल्टा आपको कष्ट ही मिलेगा, क्योंकि सूर्य यहां बैठे नीच के होकर। ठीक है। और साधारणतः लेकिन अगर शुक्र भी पीड़ित है तो रोमांस की कोई चांस नहीं है, उल्टा आपको इस प्रकार की चीजों से बचना भी चाहिए, क्योंकि शुक्र और सूर्य का मिलन क्या कराता है? तलाक, डाइवोर्स, लड़ाई झगड़ा ये भी करा लेता है। इसलिए हमें इस प्रकार की चीजों से बच के भी रहना चाहिए, कहीं आप रोमांस के चक्कर में अंदर ना हो जाएं। तो ये बात भी हमें ध्यान रखनी है कि जिस प्रकार की कुंडली आप देखते हैं, तो अगर आप कह रहे हैं भाई सूर्य यहाँ बैठे हुए हैं और शुक्र भी पीड़ित है, तो भाई तेरा कहीं कुछ ऐसा विवाद चला है रोमांस को लेकर, तो उसमें तुझे अपयश का सामना करना पड़ सकता है, जेल की यात्रा भी करनी पड़ सकती है, इसलिए उससे बच के रहें, क्योंकि शुक्र सूर्य के साथ अपनी दुश्मनी को अंतिम स्तर तक ले जाते हैं। ठीक है। सूर्य भी किंग है और शुक्र भी एक मंत्री हैं, और उनके पास सारे तरीके हैं, तो इसलिए शुक्र भी हथियार नहीं डालते और सूर्य भी हथियार नहीं डालते हैं, तो बस ये जंग फिर एक्सट्रीम लेवल पर पहुंच जाती है। तो इसीलिए हाँ, लेकिन ये है अगर इन दोनों प्लेनेट के साथ बीच बचाव करने वाले बृहस्पति आ जाए तो फिर बृहस्पति चीजों को मंदा कर देते हैं, कंट्रोल में रखते हैं। तो इसमें हमने आज की इस क्लास में मिथुन लग्न के पंचम भाव में सूर्य के प्रभाव को जाना। आगे हम लोग
छठे भाव में सूर्य जब आते हैं मिथुन लग्न में तो क्या उसका प्रभाव होगा वो जानेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री भृगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य।